अब इंटीग्रेशन यूजुअली होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इमेजिन कर लो कि डिफरेंशिएशन इज लाइक गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इंटीग्रेशन होता है इज गोइंग लाइक इन अ रिवर्स डायरेक्शन। तो जब हमें रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ किस किस टाइप के आते हैं। ओके, पहली टाइप होती है कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि आपने रिवर्स में जाना होता है। ठीक है, तो पहली टाइप तो हमारी वो हो गई, तो मैं इसको रिवर्स कह लेता हूँ। अब रिवर्स में यूजुअली क्या कहता है वो, कि यूजुअली वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व। जैसे हम इक्वेशन ऑफ कर्व का डेरिवेटिव लेते थे तो उस कर्व का ग्रेडियंट आ जाता था हमारे पास। तो अगर वो अब हमें ग्रेडियंट दे दे यानी dy बाई डी एक्स दे दे एंड वी हैव टू फाइंड द कर्व इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो हम उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे। दूसरी चीज के लिए जो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, इट इज यूजुअली टू फाइंड द एरिया। और तीसरी चीज जो होती है जो हमें फाइंड करना होता है वो होता है वॉल्यूम। इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज फाइंड करनी है उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन का सिंबल वगैरह किस तरह से होते हैं वो भी देख लेते हैं, और करते हैं किस तरह से हैं वो भी देख लेते हैं एक दफा। ओके। ओके, तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको अगर इसको, यानी अगर मैं कहता हूँ डी वाई बाई डी एक्स आपके पास है एंड यू इंटीग्रेट दिस, तो आपके पास y की इक्वेशन आ जाएगी। और आपने याद रखना है एंड पे हमेशा एक कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो एंड पे एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं किस तरह से हम। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी चीज़ है इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, दो केसेस करेंगे जिसमें एक में पावर ब्रैकेट होगा और एक में नहीं होगा, जिस तरह डिफरेंशिएशन के अंदर था। ठीक है, तो इसमें जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपने याद रखना है पावर में होता है +1। जैसे डेरिवेटिव में -1 होता है, इंटीग्रेशन में आपने पहले +1 करना है और डिवाइडेड बाय जो भी आपकी ये पावर बनी है उसी से आपने इसको डिवाइड कर लेना। समझ आया है कि नहीं आया? जी बेटा। जी ओके, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने इंटीग्रेशन ऑफ 5x² करना है, तो जब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आपने पहले पावर में किया +1, तो ये हमारे पास आया 5x⁻³ और यही पावर जो है यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगी और आगे आपने +c एज अ कांस्टेंट आपने लिखना है। ठीक है, हाँ जी, बताओ यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई? अगर इसको कैलकुलेटर पे करना हो तो कैसे करेंगे? क्या चीज कैलकुलेटर पे करना है? इंटीग्रेट जैसे हाँ, नहीं कर सकते। वो जो इंटीग्रेशन का वहां सिंबल लगा हुआ वो कह रहे हो, कैलकुलेटर हाँ, पे कैसे होता है? वो बेसिकली तब होता है, वो भी आगे करेंगे, उस पर लिमिट लगती है। जैसे अभी तो ये सिंपल इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूं करके ना लिमिट लगी होती है। ठीक है, वो लिमिट एक्चुअली जब आप अप्लाई करके सॉल्व करते हो तो वो आपको फाइनल आंसर देते हैं। जिस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, कि आप वैल्यू सिर्फ लिखते हो और वो आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर दे देता है। तो इंटीग्रेशन में भी ऐसा होगा कि ये लिमिट जब देगा, जो भी लिमिट देगा आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर एरिया और वॉल्यूम के अंदर स्पेशली आता है, तो लिमिट आप लगाते हो तब वो आपको एज अ फाइनल आंसर देता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आप फाइनल आंसर चेक कर सकते हो। अब उस फाइनल आंसर के मार्क नहीं होते, वो बीच में ये जितनी वर्किंग आ रही है, ये जो इक्वेशन बनेगी इंटीग्रेट करके, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। इन हर चीज, हर सारी चीजों का मार्क होगा, ये याद रखना। ठीक है, जी अभी बहरहाल हम सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। और यस, अगर वो हमसे इन केस इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने को कहता है तो वो इंटीग्रेशन का सिंबल जो कैलकुलेटर पे है दैट वुड बी नो हेल्प। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन बतानी है। ठीक है, इक्वेशन कैलकुलेटर नहीं दे सकता हमें। ओके, एनीवेज, अब सेकंड इंटीग्रेशन, अब ये डिफरेंट टाइप नहीं है, इसको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि इन केस आपको वो ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर आ जाती है आपकी, अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी इंटीग्रेशन का तरीका
पहले उसी तरह कि आपने पावर में पहले +1 करना है और वही पावर यहाँ नीचे आके डिवाइड होना है, और फिर इस बॉक्स का जो भी बॉक्स है इसका डेरिवेटिव जो है वो आगे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी बेटा। जी। ओके, इसकी भी एक एग्जांपल करके देखते हैं कि मैं लेट्स सपोज आपसे कहता हूँ 2 ब्रैकेट 5x + 8 to the power 3, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब याद रखो, अगर x डिनोमिनेटर में है, जिस तरह डेरिवेटिव्स में होता था, जब एज लॉन्ग एज x इन द डिनोमिनेटर, हम उसकी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए पहले इसको न्यूमरेटर में आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे ब्रैकेट को न्यूमरेटर में ले आते हैं, 5x + 8 to the power of -3, एंड दिस इज इंटीग्रेशन। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहले पावर में किया आपने +1, 2 ब्रैकेट 5x + 8 to the power of -2, और वही पावर यहाँ नीचे आके डिवाइड होगी, यानी -2 पावर नीचे, और फिर आपने इस ब्रैकेट का, यानी इस बॉक्स बना लेते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो इस बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 5। बिल्कुल ठीक है, तो ये 5 यहाँ नीचे आएगा। समझ आया कि नहीं आया? और +c आपने उसको वैसे ही आगे लगाना एज अ कांस्टेंट। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, हम कर लेते हैं, ये 2 और 2 कट गया, तो ये रह गया 5x + 8 to the power of -2 डिवाइडेड बाय 5 + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। अब बताओ यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, छोटी छोटी एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाए। अब जैसे अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ 5, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 5x। खुद देखो ना, 5x का डेरिवेटिव लेते हैं तब 5 आता है, तो 5 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 5x बन जाएगा। समझ आया? नहीं, जी। अच्छा, क्या नहीं समझ आया बताओ? ये वाला 5 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से? आप ये देखो, 5x है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? 5। ये 5, और 5 की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनना चाहिए? इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का, ठीक है। यानी अगर 5x का डेरिवेटिव लिया तो 5 आया, तो 5 की इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x आना चाहिए दोबारा से। बात समझ आई कि नहीं आई? लेकिन अगर 5x के साथ कुछ और लाइक जस्ट नंबर हो फिर जैसे क्या हो, बोलो, मैं लिख के करता हूँ ना ताकि। लाइक 5x + 5 फॉर एग्जांपल, ओके, इसकी इंटीग्रेशन करनी है कि डेरिवेटिव लेना है? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अकेला 5 आएगा। एग्जैक्टली exactly. इसीलिए तो ये c एज अ कांस्टेंट एंड पे लगाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हो सकता है कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। ऑब्वियसली ये c की वैल्यू निकालने के लिए उसको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी देनी पड़ती है, वो आगे भी हम एग्जांपल्स में करते हैं, बट ये c लगाने का रीजन यही होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लेट्स सपोज 5x + 5 करें, तो इसका डेरिवेटिव भी तो 5 आता है। हमें कैसे पता कि 5 की इंटीग्रेशन जो है 5x ही होगी? इसीलिए तो ये कांस्टेंट लगाया था हमने एंड पे। बात समझ आई? जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। बात समझ आ गई? जी। ठीक है, अब ये वो एग्जांपल करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं सिर्फ आपको ना अभी सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करनी कैसे। ऑब्वियसली अभी एग्जांपल इसकी प्रॉपर करेंगे, जिस तरह एग्जाम में आता है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये सी की वैल्यू इन द एंड आपको फाइंड करनी पड़ती है, उसके लिए वो आपको और कोऑर्डिनेट्स देता है, ठीक है। ओके, एनीवेज, 2/3x²। अब देखो यहाँ पे भी x² जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, तो पहले आपको इसको न्यूमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। सो 2/3, और यहाँ हो जाएगी x की पावर -2।
अब आपने बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर ऑफ, हाँ क्या बनना चाहिए, भूल गए, पावर में पहले करना है +1 और वही पावर जो है नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई आपकी पावर +1, तो ये बनेगा -1 और -1 से ही आपने इसको डिवाइड करना। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। सिर्फ क्या हुआ? x1 को डिवाइड करना -1 से? देखो एक्चुअली ये पूरी चीज डिनोमिनेटर के अंदर ही है, तो आप इसको अलग-अलग लिख लो, एज लॉन्ग एज बीच में मल्टीप्लाई है, ये एक ही टर्म कंसिडर हो रही है। ठीक है, जब प्लस या माइनस लगता है वो टर्म्स ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो हम इस तरह ही लिख सकते 2/3 x to the power -1 all of this divided by -1। ओके मैं लिख के दिखाता हूँ। आप ये कह रहे हो 2x - 1 ओवर 3 होल डिवाइड बाय -1, ऐसे। या ओके इसको अगर आप करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठहरो, पहले मैं इस वाले का आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि इन द एंड दोनों से आंसर सेम आता है। तो ऊपर वाले की बात करें तो 2x पावर -1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस सी, यही आएगा इस वाले का आंसर। जी। ये ऊपर वाला जो, ओके नीचे वाले पे आ जाओ। इस पे अगर आप देखो, ये वो सेम चीज है, ये डिवाइडेड बाय -1 है इस तरह से। अगर आप डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो क्या होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन फ्लिप। फ्रैक्शन फ्लिप हो जाता है। तो इसका मतलब है ये 1/-1 हो जाएगा। तो आप खुद देखो, ये और ये सेम चीज नहीं है। बात समझ आई? हाँ मैं, हाँ मेरा पता लग गया। या ठीक है, तो रेदर देन मैं उसको इस फॉर्म में लिखूं जो थोड़ा देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड है और उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, तो आप इसको जिस तरह मैंने यहाँ पे किया आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि आप नंबर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा साइड पे करके लिख लो और एक्स को यूं करके लिख लो। इट जस्ट मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, दैट्स ऑल। ठीक है, वरना आप नीचे वाले से भी करोगे यू वुड स्टिल गेट द सेम आंसर। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? ओके ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे लगता है, कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन? जी बेटा। हम 2x स्क्वायर को ऊपर लेके जाना, फिर फिर जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। ओके इन केस में आपकी बात मान लेते हैं, मान के कर सकते हैं, मतलब मानना ये है। अच्छा अब 2x² पूरा ऊपर लेके गए हो कि सिर्फ x² को लेके जाओगे? पूरा। तो जब अगर इन केस आप पूरा लेके जाते हो, उससे बता रहा हूँ कि फिर 2 की पावर भी -1 होनी चाहिए और x की पावर -2 होनी चाहिए। अब खुद जरा देखो कि ये इजियर फॉर्म है, यानी ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया कि 2 को भी ऊपर ले आए? यानी 2 के ऊपर भी पावर आ गई ना। देखो यूं कर लेते हैं, आप क्या करो कि ये जो 2x² है ये दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको हम यूं करके लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, x² से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया पीछे, 1/2, और ये रहेगा 1/2। अब देखो मैं 2 को कहीं नहीं कर रहा, मैं 2 को नीचे ही रखूंगा,
सिर्फ एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आऊंगा, क्योंकि देखो डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, जो वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव लेना है या इंटीग्रेट करना है वो रेलेवेंट होता है सब, यानी एक्स वाई जो भी लेटर होगा नॉर्मली एक्स ही होगा, ठीक है, वाई भी होता है, लेकिन लेट्स से एक्स है, तो एक्स इज द वन दैट इज रेलेवेंट, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे हम, नंबर को लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी। ओके, तो मुझे बताओ 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगी? 1/2x। बिल्कुल ठीक है, और नेक्स्ट वाली की क्या होगी? पहले पावर में +1 कर लो, तो ये बना एक्स पावर -1, और यही पावर नीचे आनी चाहिए, ऐसा ही है, और एंड पे कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया ½ x -½ x टू द पावर -1 +c। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। इनकी पहले पावर्स लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। x पावर 1/2 ब्रैकेट x पावर 1/2 +5, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या बनेगा? 1/4। नहीं, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं? एंड ऐड, तो हाफ प्लस हाफ ऐड करेंगे तो क्या होता है? 1। 1, तो ये x पावर 1 बनना था, और ये बनेगा 5x टू द पावर ऑफ हाफ। ओके, अब इंटीग्रेट करो, x पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? पावर में +1, तो x² डिवाइडेड बाई 2, और इसकी पावर में +1 करेंगे तो ये क्या बनेगा? 3/2। 3/2। ठीक है, 3/2, और यही 3/2 इधर आके डिवाइड होगा। अब 5 डिवाइड बाई 3/2 बता सकते हो कितना होता 10/3। है? वेरी गुड। होता ये है कि सबसे ये नीचे वाली जो टर्म है ये सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इन द एंड जब आप आंसर लिखोगे x² 2 +10x की पावर 3/2/3 +c, ऐसे करना है ये वाला कुछ। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ओके, हाँ मेरा आप। जी। ओके चलो, अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं कहता हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व if dy/dx is equals to 3x² - 7x + 5 and passes through 2, 3। ओके, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अब उसने हमें dy/dx दिया एंड ही इज आस्किंग अस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो याद रखना है, इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए यू नीड टू टेक द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट यू हैड टू डू कि अगर आप यहाँ पे, चलो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं, dy/dx की इंटीग्रेशन करनी है, मींस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx वुड गिव यू y, 3x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x³/3 -7x² डिवाइडेड बाय 2 +5, हर एक की पावर में +1 किया और फिर उसको डिवाइडेड बाय उसी पावर से कर दिया, और एंड पे अब याद रखना है। अच्छा, 5 के इंटीग्रल क्या होता है, मैंने वो लिखा नहीं कंप्लीट। हाँ,
इस 5 का इंटीग्रल क्या होगा? 5x 5x, बिल्कुल ठीक है। और अब याद रखना है एंड पे एक कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y 3 से कट गया, तो x³ -7x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x+c। अब उसने कहा था ये जो कर्व है वो पास करती है 2,3 से, तो आपने 2,3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन के अंदर। तो 3 = 2³ -7 × 2² होल 2 प्लस 5 × 2 प्लस c। यहाँ से हमने मुझे बताना है c की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। -1 जी कितना? -1 बिल्कुल ठीक हो गया, -1। तो आपने इस c की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सी इक्वेशन में? ये जो y की हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, हमने इसी इक्वेशन में इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो ये हमारी इक्वेशन है और c की जगह मैं यहाँ लिख लेता हूँ -1। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ, ओके। एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, अ कर्व is such that d² y over dx², the maximum point of curve is at 2,12. Find the equation of the curve. Okay, how do you think ये हम क्वेश्चन करेंगे? -4x का इंटीग्रल लेना है, फिर इसको = 0 पुट करना है। बिल्कुल ठीक है। और ये आपको कैसे पता लगा? उन्होंने मैक्सिमम पॉइंट दिया हुआ है। वेरी गुड। ये मैक्सिमम पॉइंट लिखने की वजह से आपको पता लगा कि आपका जो सिंगल डेरिवेटिव है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, d² y ओवर dx² को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, क्या है इसकी इंटीग्रेशन? हाँ बताओ। What would be the integration for -4x? -4x² over 2 -4x² over 2, and remember there would be a constant at the end, ठीक है। तो ये बन गया -2x² प्लस c। और यहाँ पे आपने कहा कि डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। ओके, x की वैल्यू क्या डालेंगे टू गेट द वैल्यू फॉर c? बिल्कुल ठीक है। कहाँ से पता लगा? ये जो उसने हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, यहाँ से हम x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो -2 × 2² प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या वैल्यू निकल के आती है c की? बिल्कुल ठीक हो गया। सो -2x² प्लस 8 इज द सिंगल डेरिवेटिव। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसकी हाँ इंटीग्रेशन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज वी नीड द इक्वेशन ऑफ द कर्व।
ये तो y हो गया। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन क्या होगी? minus 2x cube over 3 -2x³/3 आगे plus 8 plus c 8x+c, नॉट 8+c, 8x+c। और जो हमारा कोऑर्डिनेट था 2, 12, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 12 इक्वल टू -2 × 2³/3 + 8 × 2 + c। ओके, यहाँ से c की वैल्यू बतानी है क्या थी? -20 4/3 4/3 आता है। मैंने सामने 12 क्या कहा था? -20 करते हैं नहीं नहीं, 4/3 ही आती है। वो माइनस कह रहा हूँ, 4/3 सॉरी। देखो यहाँ तक कोई बात समझ आएगी। सो दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। यहाँ तक क्लियर हुआ किस तरह करना है इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस? जी जी बेटा, ठीक है। अनस आपको? जी ओके, एरिया और वॉल्यूम की अब बात करते हैं। एरिया और वॉल्यूम जब निकालने होते हैं तो वो आपको देता है डेफिनेट इंटेग्रल्स। जितने ऊपर हमने इंटेग्रल्स किए हैं उनको इंडेफिनेट कहते हैं, बिकॉज उसमें कोई लिमिट नहीं होती। बट अगर लिमिट आ जाए तो उसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स, कि हमें पता है कि उसकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है। यूजली इंटीग्रेशन उसी तरह से होती है, बस उसमें हमें एंड पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारी लिमिट है 1 से लेके 4, और हमारी इक्वेशन जो है दैट इज लेट्स सपोज 3x² -7। ओके, पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन वैसे ही होगी। 3x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस शुड बी 3x³ / 3 -7x। अच्छा, होगा ये कि एंड पे यूं करके मैंने लाइन लगाई, ये मॉडुलस की लाइन है, और आप यहाँ लिमिट लगा लोगे, लिखेंगे 4 से लेके 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंटीग्रल के ऊपर इंटीग्रेट होने के बाद ये जो भी इक्वेशन बनी है इसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। अब लिमिट की सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है? पहले हमेशा अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। पहले आपने अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर लोअर को करना है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये 3 और 3 भी कटता हुआ नजर आ रहा है तो मैं काट देता हूँ यहाँ पे। तो इट शुड बी एज 4³ -7 × 4। दिस इज द अपर लिमिट, रिमेंबर। तो मैंने इसको यूं करके बड़े ब्रैकेट्स में कर लिया, माइनस द लोअर लिमिट्स। सो 1 का क्यूब -7 × 1। इससे हमारा आंसर निकलेगा। देखो क्या आता 42 ठीक है, मायरा आपका निकला। जी ठीक हो गया। सो दिस इज द लिमिट, लिमिट कह रहा हूँ, दिस इज द आंसर एज 42। अच्छा, अब ये मैंने मॉडुलस लगाया तो था, अभी तो यहाँ पे मॉडुलस का कोई ऐसा रोल नहीं है। बट जब अभी, चलो अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ मॉडुलस का क्या रोल है। ओके, अब होता ये है कि आपको ग्राफ्स देता है, ठीक है, और ग्राफ्स के ऊपर से वो कहेगा कि यू हैव टू फाइंड द एरिया। अब एरिया फाइंड करने का तरीका ये होता है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। जिस तरह हम स्पीड टाइम ग्राफ्स वगैरह में करते थे ना पहले, ये वैसा ही है, बट यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन के थ्रू पहले इंटीग्रेट करना और फिर लिमिट लगाना। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, और यूं करके मेरा एक कर्व है। ठहरो, ये नहीं बन रहा, ठीक है।
ओके, और यहाँ से लिमिट नीचे, और यहाँ से भी लिमिट नीचे, और मैं कहता हूँ मैंने लिमिट 1 से लेके 4 जिस तरह मैंने पहले किया ये लिमिट निकाल। तो आप बेसिकली जो एरिया निकालना है वो हमने ये वाला निकालना है। और ये कैसे निकलेगा? बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, जो भी यहाँ पे इक्वेशन होगी उसकी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। बात समझ आई? जी ओके। अच्छा, अब यूं भी होता है, अब एक और एरिया अंडर द कर्व उसी तरह होता है कि लेट्स सपोज कि मेरा कर्व यूं करके है, तो इस केस में मेरा एरिया अंडर द कर्व कौन सा वाला बनेगा? अच्छा, अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये होता है कि आपने हमेशा विद एक्स एक्सिस एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला एरिया एरिया अंडर द कर्व बनेगा। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब याद रखना है बिकॉज इट इज अंडर द लाइन अंडर द एक्स एक्सिस, तो ये आपका नेगेटिव निकलेगा। तो रिमेंबर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए वो जो मैंने ऊपर मॉडुलस लगाया था वो इसलिए लगाया था कि जब आपका एरिया इस तरह नेगेटिव निकलेगा उसको अगर हमने पॉजिटिव करना हो तो इसलिए हम वो मॉडुलस लगाते हैं, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है? तो नेगेटिव में आंसर नहीं देना, वो पॉजिटिव में होता है, इसीलिए हम साथ साथ वो मॉडुलस अप्लाई करते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? जी ओके। अच्छा, एक एग्जांपल करके देखते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व है दिस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे भी लिमिट बजाय कि हमें वो ग्राफ फॉर्म में दे वो हमें डायरेक्टली भी यूं करके दे सकता है। अब यूं करके देगा तो हमें क्या करना है? सिंपल उसी तरह इंटीग्रेशन आपने इक्वेशन की करनी है, जो भी हमारी इक्वेशन है, सो 2x प्लस 8, और x के जो डिनोमिनेटर में है, उसको मैं न्यूमरेटर में ले आता हूँ इस तरह, और यहाँ पे लिमिट लगेगी 1 से लेके 2। अब सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। जब इंटीग्रेट करते हैं तो मॉडुलस 2x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और सॉरी प्लस, पावर में किया +1, तो ये बना 8x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और यहाँ लिमिट आ गई 1 से लेके 2। अच्छा, अब जब ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं तो आपने याद रखना है कि जो सी वाला कांस्टेंट होता है वो नहीं आता। सी वाला कांस्टेंट कब आता है? जब इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, बिकॉज उसने कोई लिमिट नहीं दी, तो हम एंड पे एक सी कांस्टेंट लगाते हैं। बट जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं तो हम सी एंड पे नहीं लगाते, ठीक है? ओके, अपर लिमिट, सो 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 पावर -1 ओवर -1, दिस इज द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। इसका आंसर देख लो क्या आता है आपके पास। ओके, जरा देखो क्या आंसर है। 7. पूरा 7 है? जी Yeah. ठीक हो गया, तो ये एरिया हमारा 7 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, और ग्राफ्स में हमारे पास कौन कौन से ग्राफ्स आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक दफा। ओके, एक आ सकता है कि दो कर्व्स के दरमियान वाला रीजन का एरिया हमें निकालना हो। ऑब्वियसली वो रीजन स्टेट करके भी पूछ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास यूं करके कर्व है,
ठीक है, और एक मेरा कर्व यूं करके है। लेट्स सपोज ये यूं है, और यहाँ से मैं कहता हूँ ये लिमिट है 1, और यहाँ से ये लिमिट है 6, और आपने जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है वो आपने ये वाला निकालना है। ओके, इसको मैं कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन है। ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ जी ऑफ एक्स की इक्वेशन है। अच्छा, जब इस तरह आपने किसी रीजन, यानी जो इन बिटवीन रीजन है, यानी दो कर्व्स के दरमियान या लाइंस के दरमियान का रीजन ट्रैप होगा, तो वो आपने किस तरह से करना है? याद रखो कि आपने पहले निकालना है अपर कर्व का एरिया, माइनस करना है उसमें से लोअर कर्व का एरिया। अब ये तो मैंने आपको एक एज अ जनरल रूल बता दिया है कि अपर में से लोअर माइनस करना। अब इसका रीजन क्या है कहते हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफा ड्रॉ करके। ये देखो, अपर कर्व की जब मैं बात करता हूँ, तो लेट्स सपोज ये मेरा कर्व था। ओके, ठीक है, अब जब एरिया निकलेगा, जब मैं लिमिट लगाऊंगा 1 से लेके 6, तो वो एरिया ये वाला निकलेगा सारा। यहां तक बात समझ आई? जी। ओके, हाँ मायरा, आपको समझ आया कि अगर मैं अपर कर्व पर सिर्फ एरिया निकालता हूँ तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा? इस कर्व से लेके बॉटम एक्स एक्सेस तक का एरिया। ठीक है, ओके, अब मैं ये दूसरा कर्व बनाता हूँ, ये वाला जो मेरा दूसरा कर्व है। जब मैंने इस कर्व को ड्रॉ किया, अब जब एरिया निकलेगा वो इस कर्व से नीचे वाला निकलेगा। मींस कौन सा वाला? ये वाला एरिया, ये मैं ब्लू में, ये वाला एरिया बिलो द कर्व। तो अगर अब आप देखो, व्हाइट वाले एरिया में से मैं ब्लू वाला एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे ये इन मिडल वाला एरिया मिल जाता है, जो कि ये वाला। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। इसलिए एज अ जनरल रूल मैंने ये कह दिया कि आप पहले अपर कर्व का एरिया निकाल लो, उसमें से लोअर कर्व का एरिया अब माइनस कर लो। इससे क्या होगा कि आपके पास जो इन बिटवीन एरिया है वो निकल आएगा आपके पास। अब बताओ, तो इसका मतलब है कि आपने एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, उसमें से आपने जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करके जो भी आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब बताओ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो? ओके, अच्छा, एक और जो है जो आ जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, तो ये कर्व नहीं बनेगा। ठहरो, हाँ, ये देखो अब ये बन गया। ओके, लेट्स सपोज मैं इधर कहता हूँ मेरी वैल्यू 2 है, इधर 5 है, और इधर से मैं वैल्यू, ओके, इधर से वैल्यू 7 है। ओके, अब ये मैंने, अब ये कैसे डिफरेंट है बाकी वालों से? कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये y की कोई इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने एरिया निकालना है, अब एरिया कौन सा निकालना है आपने? ये वाला। बहुत खराब है। एक ये एरिया, और दूसरा एरिया जो आपने फाइंड करना है, दूसरा एरिया आपने ये वाला फाइंड।
ओके, 12। ओके, तो ये रीजन्स है मेरे, मैं इसको रीजन्स लेबल कर देता हूँ। ये मेरा ए रीजन है और ये मेरा बी रीजन है। ओके, करने का पर्पस क्या है कि जब आप लिमिट लगाओगे, अब आपने याद रखना है ये 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो आपने जब इंटीग्रेट करना है तो याद रखना है ये जब भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी ये वाला पॉइंट जब भी क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, यहाँ पे आपकी लिमिट जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। ये याद रखना है, लिमिट जो होगी वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। तो अब ये नहीं होगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट करो तो आप डायरेक्टली 2 से 7 लिमिट लगा दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर नॉर्मली बच्चे क्या करते हो आप लोग, कि जिस तरह हम ऊपर कर रहे थे कि 1 से लेके 6 एक डायरेक्ट लिमिट लगा ली, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप 1 से 6 डायरेक्ट लिमिट ऊपर तो लग गई, बट यहाँ क्यों नहीं लग सकती? बिकॉज होगा ये, अभी जैसे मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताया था कि जब ये ग्राफ अंडर होता है तो आपका एरिया नेगेटिव आता है। तो होगा ये कि अगर आप डायरेक्टली 2 से 7 लिमिट लगाओगे तो आपको वो आंसर जो भी निकलेगा ना, वो माइनस होने के बाद निकलेगा। हमने एरियाज तो माइनस नहीं करने, हमने रीजन ए का भी एरिया चाहिए, रीजन बी का भी चाहिए। हमने दोनों एरियाज को प्लस करके बेसिकली आंसर देना है। ये बात समझ आई यहाँ तक कि नहीं? जी। ओके, तो जब इस क्वेश्चन को करना है तो आपने करना ये है कि आपने लिमिट ब्रेक करनी है 2 से लेके 5, एक एरिया इसका निकलेगा और फिर एक लिमिट लगेगी 5 से लेके 7, और वो इसके ऊपर आएगा। और अब आपने याद रखना है कि जो भी आंसर निकलेगा इसके ऊपर भी मॉडुलस है। ऑब्वियसली हमें बताया ये एरिया अंडर हमें नजर आ रहा है कर्व के अंदर, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो याद रखना ये एरिया आपका नेगेटिव आ रहा होगा। तो ये नेगेटिव करने के लिए मॉडुलस लगाए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और ये वाला हिस्सा ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा तो उसकी हमारी खैर। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? देखो एक दफा कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताओ। सर जो नीचे वाला है उसका एरिया तो नेगेटिव में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा नेगेटिव में। तो हमें उसको पहले लाइक नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए नेगेटिव से क्यों मल्टीप्लाई करना बेटा? ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव करने का भी तरीका तो मैंने बताया, ये मॉडुलस क्यों लगाते हैं? ये जो ग्रीन लाइन लगाई है मैंने, उसका रीजन क्या था? या आई अंडरस्टैंड, अगर उन्होंने लाइक फाइनल आंसर मांगा हो। देखो लेट्स इमेजिन, चलो मैं आपकी बात मान लूं, मैं मॉडुलस नहीं लगाता, ये एरिया मेरा निकला -8, ये निकला 5, अब बताओ क्या करूं? एग्जाम्पल दे 8 रहा हूँ। + 5। अब क्यों नहीं माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया? माइनस से आप किया किसको है मल्टीप्लाई उसके करो? बाद देख मैं उसमें बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या, आप टेक्निकली गलत क्या कर रहे हो। हमने हमेशा सीखा है कि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी का एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। यही सीखा है ना हमने हमेशा। हाँ बताओ। अकेला या उसको नहीं? भी नहीं कर सकते। अच्छा, कल को आप मुझे कह रहे हो कि ये लिखा हो -x + 4 = 3, मैंने इस -x को प्लस करना है तो मैं बस इसको -1 से कर दूं बस? नहीं, but like when we find the area for the first one, उसको इक्वेशन में लिखने से पहले ही इसका माइनस हटा दें। अच्छा चलो इक्वल नहीं है, अब बताओ फिर क्या करेंगे? एक्स को अगर पॉजिटिव करना है, नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। यानी कहने का पर्पस मेरा ये है कि -1 को अपनी मर्जी से सिर्फ एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं। हमने हमेशा सीखा है जो चीज जबरदस्ती हम अप्लाई करते हैं, यानी फोर्सफुली अप्लाई करते हैं, जैसे इस केस में आप माइनस जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहे हो, हालांकि क्वेश्चन के अंदर कहीं माइनस नहीं है। जब आप जबरदस्ती करते हो, आइदर यू हैव टू डू ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है, या फिर हाँ तो या हाँ यू हैव टू अप्लाई इट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, और वो दोनों पूरी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन। आप पार्ट ऑफ द इक्वेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्लाई ऑन द कंप्लीट इक्वेशन। हमने शुरू से ओ लेवल से जब से पढ़ रहे हैं यही सीखा है कि, और जिस तरह हम स्क्वायर रूट लेते हैं, कल को ये लिखा हो कि
x प्लस x इक्वल टू 4 + 10, तो आपको मैं सिर्फ 4 का स्क्वायर रूट लेना चाहती हूँ, कर सकते हैं क्या? है नहीं। ठीक है, वो जो लॉजिक है उसमें प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इसीलिए हम ये मॉडुलस लगाते हैं कि मॉडुलस का काम क्या होता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में टर्न कर देना, ये इस मॉडुलस का काम है। बात समझ आई? इसलिए जी। मॉडुलस यूज करेंगे, नॉट -1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनकेस समझ आ भी गया, अब इसको डायरेक्टली -8 लिख के अगले स्टेप में इसको 8 लिख लेना, वैसे इतना उसमें परेशान होने की क्या बात है। समझ आया कि नहीं? जी। ओके, हाँ अनस, आपको यहाँ तक बताओ, कोई चीज ना समझ आई? सर आप मॉडुलस कैलकुलेटर पे दिखा सकते हैं? मॉडुलस कैलकुलेटर पे नहीं होता, और मॉडुलस का काम इतना होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना, बस अगर -8 है उसको आप डायरेक्टली +8 लिख लो, उसमें कैलकुलेटर से आपने क्या करना है। सही। ठीक है, और अब एक और बात सुनो, कैलकुलेटर के ऊपर जो आप ये इंटीग्रेशन के सिंबल पर रिलाई कर रहे हो, अब ये इंटीग्रेशन है, अगर आप 2 to 7 लिमिट लगाओगे तो वो आपको जैसे -8 + 5 है ना, वो आपको -3 आंसर देगा, और कुछ लोग क्या करते हैं उस -3 पॉइंट पे जाके +3 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा, ठीक है। अगर आपने यूज करना भी है कैलकुलेटर का फीचर टू चेक द आंसर्स, तो आपको लिमिट इसी तरह से ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, 2 से 5 एंड देन 5 to 7। आप एज्यूम ना करना कि कैलकुलेटर को पता है कि ये नेगेटिव पोर्शन है तो वो लिमिट की वजह से खुद ही वैल्यू एडजस्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेटर्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि कैलकुलेटर को थोड़ी पता है कि आप एरिया निकाल रहे हो कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, क्योंकि इफ इट्स नॉट एन एरिया, इफ इट्स एन सिंपल इंटीग्रेशन, देन माइनस नहीं हटता, माइनस वहीं रहेगा। लेकिन अगर ये एरिया है या वॉल्यूम है, दीज वैल्यूज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए आपको लिमिट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैकेनिक्स के अंदर तो नहीं, लेट्स बस स्पीड टाइम ग्राफ की बात करना चाह रहा हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ्स भी जब हमें आते हैं मैकेनिक्स के अंदर, उधर भी जब ये ग्राफ्स बनते हैं तो नेगेटिव वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, आपको उसके लिए लिमिट ब्रेक करनी पड़ती है नेगेटिव से जब आप पॉजिटिव के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। अच्छा, अब बताओ यहाँ तक और कोई क्वेश्चन आपको?